छोटा सा कमरा, घुप अंधेरा, एक ही चारपाई जिस पर मैं बेबसी से लेटी आंसू बहा रही थी। ना जाने ये कैसी अंधेरी निकली थी, कैसा जुल्म था और क्यों था। जिस गांव से मैं ताल्लुक रखती थी वहां एक अजीब सी रस्म थी। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होने लगती तो इसकी पाक दामनी देखने के लिए इसे एक कुएं के पास लाया जाता और इस लड़की से पानी का धूल निकलवाया जाता। अगर पानी मिट्टी वाला आता तो सब समझते लड़की बदकिरदार है। यूं इससे कोई तब तक शादी ना करता जब तक वो लड़की 7 दिन तक अंधेरे कमरे में ना गुजरती, और अगर ढोल में पानी साफ सुथरा आता तो समझ जाते कि लड़की पाकीज़ा है, तो इसकी शादी धूमधाम से होती। बचपन से मैं इस रस्म को होते हुए देख रही थी। एक सुनसान सी जगह पर वो कुआं बना हुआ था और इसके करीब बस एक ही कमरा था जहाँ इस लड़के को रहना पड़ता, जो कुएं के गंदे पानी की वजह से वहां कैद की जाती थी। 7 दिन का खाना पीने की तमाम अशिया वहां रख दी जाती थी। जब मैंने होश संभाला था, पहली बार मेरे घर में मेरी फुप्पू की बारी में पानी मैला और मिट्टी वाला निकला था। सबने पहले तो मेरी फुप्पू को खूब लानत मिलामत की, बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। वो बेचारी रोती रही कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने इसकी एक नहीं सुनी। सबको इस कुएं के पानी पर यकीन था। कहते थे ये कुआं पाक है, पाक औरत के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी फुप्पू को इस कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया कि इन 7 दिनों में वो पाक हो जाएगी। वहाँ एक जाई नमाज रखा जाता कि इन 7 दिनों में वो ताकि इसकी बद अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करे, ताकि किरदारी माफ हो जाए और इसका दामन पाक हो जाए। 7 दिन बाद जब मेरी फुप्पू कमरे से बाहर निकलती तो इसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। वो नकाहत की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन चुप थी। एक लफ्ज भी इसके जबान पर नहीं था। इसे दोबारा कुएं के पास लाया गया और पानी का डोल भरोया गया। पानी इस बार साफ था। फिर इसकी शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन शादी से चंद माह पहले ही वो मर गई थी। मरते वक्त इसका चेहरा बिल्कुल नीला सा था। सब कह रहे थे इसने जहर खा लिया है। मैं इस वक्त 10 बरस की थी। मुझे अपनी फुप्पू से बहुत मोहब्बत थी। इसके मरने पर मैं बहुत रोई थी और आज मेरे साथ भी वही होने जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि पानी मैला क्यों आया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं पाकदार हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरा कमरा बंद था। ये खिड़की तक वहां मौजूद नहीं थी कि दिन की रोशनी का गुजर भी होता। बस एक पंखा चल रहा था। रात का अंधेरा शायद छा चुका होगा। सुनसान सी जगह है। कुछ दूर जंगल बयाबान का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहीं कोई जंगली जानवर ही आकर दरवाजा तोड़कर मुझ पर हमला ही ना कर दे। इस सोच ने मेरे दिल को दुबला के रख दिया था। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई। फिर मुझे फुप्पू का चेहरा आंखों में घूमने लगा। क्या सुर्ख सफेद हुआ करती थी। एक बार कोई इन्हें देख लेता तो नजर पलटना भूल जाता था, लेकिन इस कमरे में 7 दिन के बाद जब वो बाहर निकली थी तो पीली रंगत और इनका वजूद कमजोर सा हो चुका था। इस कमरे का दरवाजा लोहे का मजबूत दरवाजा था, जिसे खोलना ये कमजोर सी औरत के बस की बात नहीं थी। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो सिवाय फल के और कुछ भी नहीं था। मुझे ख्याल आने लगा कि शायद फुप्पू की कमजोरी की वजह खुराक की कमी थी। फिर यह ख्याल मेरी जान लेने लगा कि क्या मैं भी इन 7 दिनों में ऐसे ही हो जाऊंगी। कमरे में ना पंखे का कोई बटन मौजूद था, ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। मैंने पूरे कमरे का जायजा लिया। ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं फिर बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ ही देर मुझे वहां बैठे गुजरी थी कि मुझे कुछ आहटों की आवाज आने लगी। मेरी खौफ के मारे रूह फना होने लगी थी। बाहर अब जंगली कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। इस पर यह सितम हुआ कि बादलों की गरज चमक भी शुरू हो गई। बच्ची की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकी, लेकिन बादल जब जोर से गरजता तो मुझे लगता मेरा दिल इसकी आवाज से फट जाएगा। तेज बारिश की आवाज सुनकर मेरा ज़ब्त अब जवाब देने लगा था। मैं रोने लगी थी। मुझे फिर से फुप्पू याद आने लगी। यकीनन वो भी इसी खौफ की वजह से और अकेलेपन की वजह से डरती रही होगी। मैंने सोचा रोना तो कोई हल नहीं है। मैं अपने रब के हुजूर दुआ कर लूं तो शायद मेरी मदद ही हो जाए। मैं वॉशरूम में चली गई। अभी वजू ही कर रही थी कि वॉशरूम के अंदर से एक खिड़की खुली। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी
तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे मैं इसकी खिड़की से बाहर आने वाले को देखा, मेरी रूह ही फना हो गई थी। मेरे वालिद एक किसान थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 10वीं जमात मैंने अपने गांव के गर्ल्स स्कूल से इम्तियाजी नंबरों से पास की थी। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं आगे तालीम हासिल करूं, लेकिन मेरा शौक तो जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया था। पहले पहल तो मैंने अब्बा को प्यार से मनाना चाहा। जब वो नहीं माने तो मैं इनसे नाराज होगी, फिर खाना पीना तक छोड़ दिया। मुझे मजीद तालीम हासिल करनी थी, लेकिन अब्बा को ये खौफ था कि इन्होंने सुन रखा था लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो अपने मनमानी करने लगती हैं, माँ बाप से बहस करती हैं। इसलिए मुझे आगे तालीम जारी रखने की इजाजत इस शर्त पर मिली कि मैं शादी वही करूंगी जहां मेरे अब्बा चाहेंगे। मुझे सिर्फ तालीम हासिल करने का शौक था, इसलिए मैंने अब्बा की शर्त को बाखुशी कबूल कर लिया। चूंकि कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए मैं शहर के हॉस्टल में रहती थी। 15 दिन बाद गाँव आती थी। 14 जमातें पास करते ही मैं जैसे ही गाँव लौटी, अब्बा ने मेरी शादी का फैसला अना फाना से कर दिया। कहने लगे, निम्रा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। मैंने अपना वादा निभाया है। तुम्हें तालीम दिलवाकर तुम अब अपना वादा निभाओ। शादी के मामले में तुम कोई सवाल नहीं पूछोगी। मेरी जबान को पहले ही ताला लगा दिया गया था, इसलिए मैं चुप सी हो गई। वो कौन था, कैसा था, जिससे मेरी किस्मत को जोड़ा गया था? मुझे कुछ भी पूछने का इख्तियार नहीं था, इसलिए मैंने चुप साध ली थी। फिर मेरे दिल में पहले से ऐसा कोई जज्बा किसी के लिए था भी नहीं, इसलिए जो मेरे अब्बा की पसंद थी मुझे दिल से कबूल थी। मैं जानती थी कि मेरे मुंह से निकला एक भी लफ्ज मेरे खानदान की छुमुगियों का सबब बन जाएगी कि बेटी ने 4 जमातें क्या पढ़ी, वालिदैन के सामने जबान चलाने लगी है। इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब्बा की हालत देखकर मुझे कुछ तशवीश से होने लगी थी। वो घबराए हुए से थे, मुझे देखकर आंखों में नमी ले आते। जब मैं इन्हें देखती तो अपनी आंखें रगड़ने लगती। बार बार मेरे सर पर हाथ रखकर कहते, अल्लाह तुझे बुरे नसीबों से बचाए। कभी बेख्तियार मुझे अपने साथ लगा लेते। शायद मैं 2 भाइयों के बाद हुई थी और मेरे बाद इनकी कोई और बेटी भी नहीं थी, इसलिए ज्यादा उदास हो रहे थे। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगे, मेरे अब्बा की बदहवासी और बढ़ने लगी थी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले मेरी अम्मा मेरे कमरे में आई। जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा मैं सुनकर शशुदरा से रह गई थी। अम्मा कहने लगी कि निम्रा, कल तुम्हें पाक कुएं में ले जाना है। देख, तो 4 साल शहर के हॉस्टल में रही है, कॉलेज में पढ़ते रही है। मुझे बता दे कि अपने बाप की इज्जत का जनाजा तो नहीं निकाल दिया। कल सबके सामने तेरी पाक दामानी का इम्तिहान है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे अब्बा तो जीते जी मर जाएंगे। ये कहकर अम्मा रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नकाब में रहती थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि अब्बा की इज्जत पर हुर्र भी आ जाए। मेरी बात पर अम्मा कुछ मुतमईन सी हो गई थी। 14 जमातें पढ़ने के बाद भी इस कुएं की कहानी मेरे समझ से बाहर थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कुएं से किसी लड़के के किरदार का अंदाजा लगाया जा सके? अगर आम तौर पर बात जाए तो कुएं के पानी का मैला होना आम सी बात है। मिट्टी की वजह से पानी ऐसा हो सकता है। कभी मिट्टी की सतह बिल्कुल पानी की तय में बैठ जाए तो पानी साफ होता है। फिर इससे किसी लड़की के बद किरदार और आला किरदार होने का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? बहरहाल मैं मुतमईन थी, क्योंकि अपने किरदार की पाकीज़गी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब कुएं के मिटियाले रंग के पानी ने मुझे पाक दामन होते हुए भी बद किरदार होने का खुलास लाइसेंस दे दिया था। मैं बुरी तरह से दंग रह गई थी, बदहवास सी हो गई थी। मैंने सबसे बहुत कहा कि ये कुआं झूठा है। मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया जो मेरे बाप की जिल्लत का सबब बने। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लें। अब तो तरक्की हो चुकी है। खुदारा इस बेबुनियादी रस्म पर यकीन करके बेगुनाह नहीं तो बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लें। अब तो तरक्की हो चुकी है। खुदारा इस बेबुनियादी सी रस्म पर यकीन करके बेगुनाह लड़कियों को इस सुनसान बेबान वीराने में बंद ना किया जाए। लेकिन मेरी किसी एक ना सुनी। अब्बा ने तो किसी बेजान मुजस्सिमे की तरह यूं बैठ गए जैसे मैंने बेच बेच कर कोई गुनाह किया हो। मुझ पर लोगों ने बहुत तहमतें लगाई। अब्बा से मेरे बारे में कहने लगे, देख ले कमाल, तुझे कहा भी था कि बेटी को शहर पढ़ने ना भेज। देख कैसी खाक उड़ाई है तेरी बेटी ने तेरे सर पर। मैं अब्बा के सामने बैठकर रोती रही, बिलबिलाती रही कि अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लिया जाए, लेकिन सब लोगों को इस पाक कुएं की सच्चाई पर यकीन था, जिसके झूठे होने की मैं कसम खा सकती थी। भला अपने किरदार के बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। वॉशरूम की खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देख मेरी रूह फना हो गई थी। मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई और वॉशरूम का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी कि ये क्या माजरा था। एक सुनसान बेबान जगह पर एक वाहिद कमरा ही था, आगे पीछे कुछ भी नहीं था। फिर जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी और बेज़ाहिर देखने पर वॉशरूम में भी कोई खिड़की नजर नहीं आती थी, फिर ये खिड़की कहाँ से आ गई और एक मर्दाना हाथ। कुछ ही देर बाद जब वॉशरूम के अंदर से दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं इस कदर खौफज़दा थी कि जैसे खौफ के मारे ही मर जाऊंगी। वॉशरूम का दरवाजा भी लोहे था, बहुत जोर जोर से धड़धड़ाया गया, लेकिन मैं खौफ के मारे एक कोने में छुपकर बैठी रही। दरवाजा नहीं खोला। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी गई थी, बस दरवाजा ही खटखटाता रहा। फिर कुछ देर बाद खामोशी हो गई। ना जाने रोते रोते कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर भी जब मुझे रात का ख्याल आता तो मुझे डर लगने लगता। पूरा दिन मैं खौफ की हालत में गुजारा था। भूख से जब मैं बेहाल होने लगी तो मैंने कमरे में मौजूदा फल खाने शुरू कर दिए। रात को फिर से दरवाजा बजने लगा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। इससे अगली सुबह मैं ये सोच चुकी थी कि वॉशरूम का अच्छे से जायजा लूंगी। मैंने दिन में वॉशरूम का जायजा लिया, जहाँ से खिड़की खुली थी। वो दिन में देखने में दीवार जैसी ही थी। मैंने जब इस पर हाथ फेरा तो वो सिर्फ देखने में दीवार जैसी थी, लेकिन वो जगह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने इसे बाहर की जानिब ढकेलना शुरू किया। कुछ जोर लगाने पर वो खिड़की खुल गई थी। मैंने अंदर झांक देखा तो एक पतली सी बंद गली थी, जिसकी छत बंद थी और गली में भी अंधेरा सा था। मुझे खौफ तो बहुत महसूस हो रहा था, लेकिन मैं इस खिड़की के जरिए से इस गली में उतर गई। मुझे उम्मीद सी हुई कि शायद मैं यहाँ से निकल सकूं। वो गली इतनी तंग थी कि सिर्फ 2 अफराद की बामुश्किल गुजर सकते थे। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, इस गली में रोशनी से होने लगी थी। गली की छत पर गोल गोल सुराख मौजूद थी, जिससे सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। मैं चलती चली जा रही थी। सामने एक दीवार थी जिससे रास्ता बंद हो चुका था। चल चल कर मैं थक चुकी थी। काफी लंबा रास्ता था। सामने दीवार देखकर मेरा जी चाहा फूट फूट कर रो दो। मेरी सारी मेहनत रायगा गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ऊपर की जानिब पड़ी, मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। ऊपर एक लोहे का चक्कू सालवे का ढक्कन था, जैसे अमूमन सड़कों पर गटर का बना होता है। वहाँ मोटे से पाइप भी मौजूद थे। मैं पाइप के जरिए ऊपर चढ़ी और वो लोहे का ढक्कन बाहर की जानिब ढकेला। जब मैं बाहर निकली तो सामने जो शख्स नजर आया, इसे देखकर तो मैं दंग से रह गई थी, क्योंकि वो तो हमारे गांव का चौधरी बहुत रहमदिल शख्स था। गांव वालों की मदद करता रहता था, यहाँ तक कि गांव के घरों में जाकर जरूरतमंद लोगों को चुपचाप पैसे पकड़ा जाता था। किसी लड़की की शादी होती तो वो खर्चा अपने जिम्मे ले लेता था। कहता था ये सब मेरी बेटियां हैं, इसलिए गांव की कोई भी लड़की इससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वो हमारे बाप की उम्र से भी बड़ा था। फिर हमारे सरों पर बाप की तरह प्यार देता था। पूरे गांव में इसकी बहुत इज्जत थी। लोग इसे अपना बाप मानने लगे थे। इनके बड़े से महल में मैं कब की बात जा चुकी थी। इनकी बेटी मेरी ही हमजमा थी और मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वो अमीर थी, इसलिए हॉस्टल में इसका कमरा इसके मियार के मुताबिक था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए एक छोटे से मुनासिब किराए के कमरे में रहती थी। लेकिन इस लड़की में गुरूर नाम का कोई चीज नहीं था। जब भी मुझे गाँव जाना होता तब वो भी अपने गाड़ी में बैठकर गाँव जाने लगती तो मुझसे कहती, निम्रा मेरे साथ ही चलो, गाँव पहुंचकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। लेकिन मैं मना कर देती कि मुझे अब्बा लेने आएंगे, इन्हीं के साथ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो चौधरी साहब कहते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं कमाल से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने आते थे। मैं इनकी गाड़ी में बैठ जाती, वो मुझे घर तक छोड़ते और मेरे वालिद को कहते कि ये मेरे साथ आई है। मेरे अब्बा इनका शुक्रिया अदा करते, नहीं थकते थे। कई बार पढ़ाई के सिलसिले में मैं अपने अब्बा के साथ इस चौधरी साहिब के महल भी गई थी। इनकी बेटी मेरी हमजमा थी,
तो अक्सर कभी मुझे कुछ पूछना होता तो मैं अब्बा के साथ चली जाती थी। आज वो लोहे का ढक्कन उठाकर इनके महल का पिछला हिस्सा देकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हुआ था। मैं अपने मसीहा के पास पहुंच गई थी। यकीनन वो मेरी मदद जरूर करेंगे। जिस कदर वो नरम होश गुफ्तार थे, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं भागकर अगले हिस्से में जाती, एकदम मेरे पैर वही जम गए थे। मेरे दिमाग ने मुझे बरवक्त रोका था कि अगर यही मेरा मसीहा है तो इस कमरे का रास्ता इनके घर तक कैसे पहुंचा रहा है। जिस कमरे को एक सुनसान की जगह बनाया गया है, वहाँ पिछले हिस्से में बाग सा बना हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए थे। मैं वहाँ मौजूद दरख्तों की आड़ में छुप गई। मेरी छुट्टी जिसने मुझे खतरे की घंटे सुनाई थी, रात तक मैं वही बैठी रही। रात के जब अंधेरी होगी तो वही चौधरी वहाँ अपने 2 मुलाजिमीन के साथ इसी लोहे के ढक्कन के पास खड़ा था। इसका चेहरा हर किस्म की नरमी से आरी था। अपने एक मुलाजिम से कहने लगा, आज अगर वो लड़की दरवाजा न खोले तो दरवाजा तोड़ देना। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। इंसानी रूप में वो किसी दरिंदे से कम नहीं थी। अब मेरा दिल ये घबरा रहा था कि मुझे कमरे में ना पाकर वो समझ जाएगा कि मैं इसके घर पर हूँ। अगर इसने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्द अज जल्द घर से निकलना था, मगर कैसे? वो चौधरी ये कहकर जा चुका था। मैं दरख्त पर चढ़कर दूसरी जानिब बिना कुछ सोचे समझे कूद गई। दूसरी जानिब नरम गीली मिट्टी का ढेर था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई थी। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने इस पाक कुएं का असल पोल खोलना था, जिससे लोगों के अकायद गलत जानिब पुख्ता हो रहे थे। मेरे फुफ्फू के साथ क्या कुछ बीत चुका था। अब ये भेद मुझ पर खुल गया था। वो क्यों मर गई थी? यकीनन जहर खाकर अपनी जान इसीलिए दे दी गई होगी। मैंने भी अपनी फुप्पू का रंग रूप चढ़ाया था। मैं बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल में इस चौधरी का बहुत एहतराम था। बाप जैसा एहतराम करती थी, इसलिए इसके गलीज इरादों की भनक भी मुझ तक ना पड़ सकी। ये सारा खेल इसी चौधरी का रचाया हुआ था। वो एक पानी के कुएं से भोले भाले गाँव वालों को बेवकूफ बनाता था, जो दिन में गाँव के लोगों के सामने इनका हमदर्द बनकर इनके घरों में जाता था, ताकि इनकी लड़कियों को देख सके। इनमें से इसे जो अच्छी लगती, इसे वो कुएं के जरिए इसे बदकिरदार साबित करके कमरे में बंद करके इनसे अपने गलीज इरादे पूरे करते थे। मुझे मालूम था कि मैं जिस जानिब भाग रही हूँ, इसकी मंजिल क्या है, वहाँ कहाँ जिस पर खत्म होगा। लेकिन मैं सब भाग भाग कर हाँफने लगी थी। अचानक से एक जीप के सामने की तेज रोशनी में आंखों में पड़ी तो मेरी आंखें चंदार सी गई थी। मैं भाग भाग कर अब निढाल सी होने लगी थी। वो जीप जैसे ही मेरे सामने रुकी, मैं गिरकर होश की दुनिया से गाफिल हुई थी। जब मुझे होश आया, मैं एक हॉस्पिटल में थी। जो शख्स मेरे सामने खड़ा था, इसे देखकर मेरे खौफ के मारे जान ही निकल गई थी। मैं ज़ारो खतर रो रही थी। रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। मेरी सारी कोशिश बेकार हो चुकी थी। सामने इसी चौधरी का नौजवान बेटा मौजूद था। वही मुझे हॉस्पिटल लाया था। मैं इसी की जेब से टकराते हुए बची थी। मुझे पता था कि मैं जिस अजियत से बचकर भागी थी, इसी में जाकर फंस जाऊंगी। वो नौजवान मेरे पास आया तो मैं सहम कर पीछे हट गई। मुझसे कहने लगा, कौन हो तुम? वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा। मैं कई बार इसके घर इसकी बहन के पास जा चुकी थी। सरसरी सा तो वो मुझे देख ही चुका था। मुझे यह खौफ हुआ कि कहीं मुझे पहचान न ले। बस इसीलिए मैंने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन मेरी बुरी किस्मत के वो मुझे पहचान चुका था। वो मुझसे मेरे भागने और रोने की वजह पूछने लगा। मैं इसे क्या बताती? अगर सच बता भी देती तब भी मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करता, और वो तो इसी का बेटा था। भला मेरी बात सुनकर अपने बाप को क्यों गलत समझता? वो मुझसे कहने लगा कि अगर मैंने इसे सच नहीं बताया तो वो मुझे पुलिस में हवाले कर देगा। मैं पहले ही डरी सहमी हुई थी। इसकी बात सुनकर और भी बदहवासी हो गई। मैंने सोचा कि मौत तो वैसे भी मेरे चारों तरफ मंडला रही है, तो बेहतर है कि सच कहकर मर जाऊं। मेरे जहन में आने लगा कि फुप्पू ने भी इसीलिए जहर खाया होगा, क्योंकि जानती थी कि खुलासे की कोई राह नहीं है। मैंने इस नौजवान को सारी सच्चाई बता दी। अपने बाप का नाम सुनकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। मैं जान गई थी कि सब मुझे मरने से अल्लाह के अलावा डर कोई भी नहीं बचा सकता। वो बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हुए मुझे
गाँव ले जा रहा था। मैं उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरी जान बख्श करती, लेकिन गाड़ी जहाँ खड़ी हुई थी वो देखकर मेरी जान फना हो गई थी। कुछ ही देर में चौधरी को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी। इस कुएं की हकीकत सारा गांव जान चुका था। मुझ पर यह राज इस दिन खुला कि चौधरी का बेटा पुलिस में है। जब इसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई, मुझे लगा वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, अपने बाप पर झूठा इल्जाम लगाने का जुर्म मुझ पर साबित कर देगा। लेकिन जब मैं इसके हमराही में पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, बहुत से पुलिस अहलकार से सिलवट मारने लगे, सर सर कहने लगे। वो मुझे अपने हाविस में ले गया। सारा बयान तहरीरी तौर पर लिखवाया गया। फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुम सच्ची हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मैंने कहा कि तुम अपने बाप के खिलाफ कैसे चल सकते हो। वो कहने लगा वो मेरा सगा बाप नहीं है, मेरी माँ से इसने जबरदस्ती शादी करवाई थी। मेरे सगे बाप से मेरी माँ को जबरदस्ती तलाक दिलवाकर इसने मेरी माँ से निकाह किया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। इस वक्त मैं छोटा था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। ये शख्स खूबसूरत औरत को देखकर पागल सा हो जाता है। मैं पहले ही ऐसे किसी मौके की तलाश में था, कहने से बेनकाब कर सकूं। कमरे का राज भी खुल चुका। मैं आजाद थी, बाइज्जत अपने बाप के घर पर मौजूद थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, खुद को हालात के हिस्से नहीं किया था। अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश में वो सब किया जो मुझसे हो सका। इसलिए अल्लाह ने मेरे हर कदम पर हिफाजत भी की थी। मेरी वजह से आज एक रस्म टूटी थी। अब किसी लड़की के किरदार की परख किसी कुएं के पानी से नहीं ली जाती थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे अब्बा मुझ पर बहुत फख्र करने लगे थे, सर उठाकर गाँव में चलते थे। कहते मेरी निमरा को देखो, कुएं की सच्चाई को जान गई। बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों को तालीम दिलवाने का फैसला मुझे देखकर लिया था। ये मेरी खुश नसीबी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।